बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर उर्दू के लिए है और हम फर्स्ट ईयर उर्दू की नज़म के हिस्से में से एक नज़म इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं और ये वो शायर हैं जिनकी तस्वीर आपके सामने है। ये एक मिज़ाहिया नज़म है जो हमारे फर्स्ट ईयर उर्दू के कोर्स में शामिल है। साइड पे आपको एक छोटी सी तस्वीर नज़र आ रही होगी और एक कोट नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट ईयर उर्दू सैयद मोहम्मद जाफ़री इस शख्सियत का नाम है, शायर हैं ये, और पुराना कोट नज़्म का नाम है, जबकि माखज़ जो है इस नज़्म का वो शौख़ी तहरीर है। सबसे पहले हम सैयद मोहम्मद जाफ़री के हालात ज़िंदगी अपनी किताब सफ़ा नंबर 146 से देखते हैं। पैदाइश उनकी 1905 और वफ़ात इनकी लिखी हुई है 1976। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BSc ऑनर्स कीमिया केमिस्ट्री की सनद हासिल करने के बाद इल्म की तशनगी कहते हैं प्यास बुझाने के लिए MA फ़ारसी और MA अंग्रेज़ी अदबियात किया। इनके असातिज़ा में मुमताज़ मिज़ाह निगार पितरस बुखारी, इंशाअल्लाह आप सेकंड ईयर की उर्दू किताब में इनको पढ़ेंगे, वो भी शामिल थे, इनके उस्ताद थे। तो जिनका उस्ताद ही मिज़ाह निगार हो तो इन्होंने अपने उस्ताद से फैज़ पाया इस चीज़ का, और ये भी एक मिज़ाह निगार हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मुसव्वरी, पेंटिंग और ख़त्ताती की तालीम और तरबियत भी हासिल की। कुछ अरसा महकमा तालीम से मुंसलिक रहे, बाद अज़ां वज़ारत इत्तलात व नशरियात से वाबस्ता हो गए और वहीं से रिटायरमेंट ली। सैयद मोहम्मद जाफ़री का शुमार ऐसे तंज़िया और मिज़ाहिया शुअरा में होता है जिन्होंने ज़राफ़त और तंज़ को मुल्की और समाजी इस्लाह का हर हथियार बनाया। तो यहाँ पर देखें, एक तो है मिज़ाह निगारी आम तौर पर जो लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन इन्होंने तंज़ किया है, हमारी बात जो कमियाँ कोताहियाँ हैं उन पर तंज़ किया गया है और बड़ी ही मिज़ाहिया तौर से किया है कि लोग इसको बुरा भी ना जाने और मिज़ाह भी हो जाए और साथ साथ जो अपनी इस्लाह भी कर लें। तो इस नज़म के अंदर भी आपको तंज़ नज़र आएगा। हालांकि एक मिज़ाहिया नज़म है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ एक तंज़ आपको नज़र आएगा। उनका तंज़ कारी ज़रूर है, ठीक है, यानी कि काम तमाम करने वाला होता है, मोहलक होता है, मगर इस कदर शगुफ्ता है कि कारी को न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ करता है बल्कि गौर व फ़िक्र इस्लाह की दावत भी देता है। तो तंज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला या जिस पर किया जाए तो उसके साथ मिज़ाह भी हो, कि उसको ऐसा ना लगे कि मेरी इज़्ज़त में कमी आ रही है। तो तंज़ का भी एक तरीक़ेकार है। वो मुल्की सकाफ़त और तहज़ीब व तमद्दुन को मग़रबी असरात से पाक देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी अपनी तहज़ीब है, हमारी अपनी इस्लामी सकाफ़त है, हमारी अपनी रिवायात हैं और मग़रब की, यूरोप की रिवायात अपनी हैं। तो हमारी जो असल जो है, हमने ग़ुलामी का दौर गुज़ारा है और हमने पाकिस्तान हासिल करने से पहले अंग्रेज़ों के जो ग़ुलाम रहे हैं, उनकी सकाफ़त और रिवाज हमने अपना लिए हैं और अभी तक हम उन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को हम तोड़ नहीं पाए। तो वो चाहते थे कि ये असरात हैं, ये ख़त्म हो जाएँ। यही वजह है कि नज़्म पुराना कोट में उन्होंने ग़ुलामाना ज़हनियत को तंज़ का निशाना बनाया है और यही हमारी नज़्म का मरकज़ी ख़्याल भी है। और ये सवाल भी है, मशक़ी सवाल में बहुत अहम सवाल है कि नज़्म पुराना कोट का मरकज़ी ख़्याल क्या है? तो यहाँ पे हम छोटा-सा पढ़ते हैं, फिर सवाल को आगे देख भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नज़्म पुराना कोट है तो मिज़ाहिया नज़्म है, साथ एक तंज़िया नज़्म भी है, जिसमें इन्होंने ग़ुलामाना ज़हनियत को तंज़ का निशाना बनाया है कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे ज़हन जो हैं अभी तक वो ग़ुलाम ही हैं और माज़ी से इबरत हासिल करने का दर्स दिया है। और दूसरी बात ये कहा है कि आप ये देखें कि आप ग़ुलाम से पहले क्या थे? आप बादशाह थे, ठीक है? और आप जो हैं वो इतनी तरक्की करने वाले थे, यानी मुसलमानों ने अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को जब तक अपनाए रखा, तो वो कामयाबी उनको मिलती रही। लेकिन जब उन्होंने अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को, रिवायात को, अपने दीन को छोड़ दिया, तो वो ग़ुलाम बन गए। तो ये कह रहे हैं कि माज़ी से इबरत हासिल करके हम आइंदा के लिए, आने वाले जो है मुस्तक़बिल के लिए हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये इस्लाह भी की है इन्होंने, तंज़ भी की और मिज़ाहिया नज़्म भी है। तो मजमूए कलाम इनकी शौख़ी तहरीर, यही इस जो है वो नज़्म का माख़ज़ है। हियत के लिहाज से ये जो नज़्म है हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ये नज़्म जो है पाबंद नज़्म है। ये आपने हियत के अंदर लिख लेना है। इसलिए इस नज़्म आप लिखेंगे, जो आपका हवाला शायर होता है उसमें नज़्म आप लिखें जो है वो पुराना कोट, और सिन्फ़ नज़्म ही हो जाएगी और माख़ज़ इसका शौख़ी तहरीर है, जबकि हियत इसकी क्या है? पाबंद नज़्म। नज़्म पुराना कोट का मरकज़ी ख़्याल लिखें। तो मरकज़ी ख़्याल आप पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ के सूरत में भी लिख सकते हैं। इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल दरअसल हमारी ग़ुलामाना ज़हनियत पर तंज़ है।
सैयद मोहम्मद जाफ़री ने कबाड़ी चीज़ों के इस्तेमाल करने वालों पर तंज़ किया है कि ये लोग जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं फिर इसको नहीं छोड़ते। गुर्बत की वजह से हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों का चलन आम है और महंगाई की वजह से भी हमारी अवाम जो है ख्वाहिश के बावजूद अपने लिए नया कोट ख़रीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती और एक कोट नस्ल दर नस्ल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अंग्रेज़ों की तवील ग़ुलामी के दौर के असरात आज भी हमारे ज़हनों पर नक्श हैं। हम इनकी तहज़ीब और तमद्दुन को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो बाज़ औक़ात हम जो आपने तो लंडा बाज़ार सुना होगा, असल में लफ्ज़ लुंडा है या नीलाम की दुकान पे आपको पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं या लुंडा बाज़ार के अंदर मिल जाती हैं। तो जब भी जाते हैं लोग तो वो पुरानी चीज़ें जो अंग्रेज़ों की इस्तेमाल की हुई हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ इस्तेमाल करने की बात नहीं है। इन्होंने यहाँ पर तंज़ किया है कि हम उनकी चीज़ों को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी रवायात को, उनकी सकाफ़त को, उनके लिबास को पहनने में फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी जैसे वो तालीम, उनका अंदाज़ है उसको अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो हर वो चीज़ जिसको हम अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं वो इस वजह से है कि हम उनके ग़ुलाम रहे हैं। और आज तक हमारे जिस्म तो आज़ाद हो गए लेकिन हमारा ज़हन अभी तक ग़ुलाम है। तो ये तंज़ किया गया है और इस्लाह की कोशिश की गई है कि हम ये ग़ुलामाना ज़हनियत ख़त्म करें और इबरत हासिल करें। हम आइंदा जो आने वाले वक़्त है अपनी नस्ल के लिए हम ऐसा करके जाएँ कि वो अपने आबाओ-अजदाद के नक्शे कदम पर चलें। अगर ऐसी रवायत रही जो चल रही है तो आने वाले जो हालात हैं वो बहुत ही बदतर हो जाएँगे। तो ये नज़्म पुराना कोट का मरकज़ी ख़्याल है जो आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो नज़्म की हियत होती है कि पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म और मोरा नज़्म, इस पर भी वीडियो बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जो हियत होती है, जो जदीद हियत है नज़्म की, वो क्या है? वो पाबंद किसको कहते हैं, आज़ाद किसको कहते हैं और मुर्रा किसको कहते हैं? आपकी किताब इस साल में जो नज़्में जितनी भी हैं, वो पाबंद नज़्में हैं, ठीक है? फिर उसके अलावा आपकी किताब में मुर्रा और आज़ाद नज़्म शामिल नहीं है। सेकंड ईयर में आज़ाद नज़्म आपको इंशाअल्लाह पढ़ने को मिलेंगी, मुर्रा नज़्म शामिल नहीं है। तो इस पर इंशाअल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको आसानी होगी वो समझने में। अच्छा, आपको पता है तरतीब का, सबसे पहले जो पुराना कोट है उसके कुल अशार की तादाद 14 है, 14, ठीक है? हम इन अशार को पहले पढ़ेंगे भी और फिर उसके बाद उसके अंदर मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे, मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी देखेंगे और आपने इसमें से सनतें भी निकालनी हैं और आपने इसमें से मुरक्कबात भी खुद ढूँढने हैं और आपने वो लेक्चर्स लाज़मी सुनने हैं मुरक्कबात के ऊपर और इल्म बयान, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल, किनाया और जितनी भी सनतें हमने पढ़ी हैं हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, कम से कम वो सनतें आप यहाँ पर निकालने की कोशिश करें। आप खुद मेहनत करें इस चीज़ में और आपके लिए आसानी होगी। फिर जिस शेर को आप देखेंगे आपको खुद ब खुद नज़र आता जाएगा कि इस शेर के अंदर पहली बात तो ये है कि इस शेर के अंदर मफ़हूम क्या है, ठीक है? इसके मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी क्या हैं? आप खुद ढूँढ कर उसके मफ़हूम को तलाश करेंगे। फिर आप फ़नी एतबार से उसके अंदर मुरक्कबात को भी तलाश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर आप इल्म बयान की खूबियों से भी वाकिफ़ हो जाएँगे और इल्म बदी से भी वाकिफ़ हो जाएँगे। तो ये चीज़ जितनी भी मश्क करें, उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। नक़ल करने से बच्चों काम नहीं बनता। आप जितने भी नोट्स लेंगे और नोट्स के अंदर आप देखते रहेंगे, ये फ़लाँ सनत है, ये फ़लाँ बयान, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल, किनाया है। लेकिन जब बच्चे से पूछा जाए कि तशबीह और इस्तिआरा में क्या फ़र्क है? ये बताएँ यहाँ पर कि तशबीह ढूँढ कर बताएँ। तो वो ढूँढ नहीं पाते और फिर वो नोट्स का सहारा लेते हैं और नक़ल करते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप हटाएँ और ख़ुद मेहनत करके उर्दू अदब के अंदर इन चीज़ों को, शायरी के अंदर तलाश करने की कोशिश करें, जिससे आपको शायरी का हुस्न मालूम होगा। पुराना कोट के कुल 14 अशार, आप हर शेर के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है एक-एक नुक्ता या हेडिंग आप इसको कह दें, आप अपनी किताब के ऊपर लिख लें और यही बड़ा अहम हिस्सा होता है। आप ये 14 हेडिंग्स लिख कर आप पूरी की पूरी नज़म को समझ जाते हैं और इसी के अंदर से आप खुलासे के लिए 4-5 हेडिंग्स ले सकते हैं और इसी के अंदर आपका एक और सवाल, मशक़ी सवाल भी हल हो जाएगा। जो मशक़ी सवाल ये है कि शायर ने पुराने कोट को, ठीक है, वो नए अंदाज़ में पेश किया है और जो उसकी ख़ामियाँ हैं उसको खूबी में पेश किया है। तो ये हेडिंग्स आपको काम आएँगी उस सवाल के लिए भी। तो हर एक जो नज़म के शेर के ऊपर एक-एक आप हेडिंग लिख लें। जैसे पहला आपको नज़र आ रहा है, पहले शेर के ऊपर आप लिखें पुराना कोट और फटा नोट। इसी तरह दूसरे शेर के ऊपर लिखें सलाए आम, तीसरे के ऊपर लिखें गोरे की यादगार, चौथे के ऊपर लिखें वास्को डी गामा, पाँचवें के ऊपर लिखें तुर्क और ईरानी, नंबर 6 के ऊपर लिखें मार्को पोलो, नंबर 7 के ऊपर लिखें बुज़ुर्गों का साया,
नंबर 8 के ऊपर लिखें टीचर की बादशाही, और नंबर 9 दस्तकारी, नंबर 10 रंगत चुराई आफ्ताब ने, नंबर 11 बावाए आदम, और नंबर 12 हंसते हुए काज, नंबर 13 हलवाई, और नंबर 14 इबरत। ठीक है, ये 14 चीज़ें आप यहीं पर आप सारी की सारी नज़्म आपको ज़ुबानी इन यहाँ पर लिखी हुई आपको सारी नज़्म समझ आ सकती है इन हेडिंग्स के ज़रिए। बच्चे बाज़ औक़ात मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर नोट्स चाहिए और हमें आसानी हो जाए, आपके नोट्स कहाँ पे हैं? हमें आप भेज दें। देखें बच्चों, नोट्स असल नहीं होते, असल चीज़ किताब है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद लिखी है। और आप किताब अच्छी तरह पढ़ें, आप सवालात के अंदर हेडिंग्स निकालें, अपनी किताब के अंदर से लिखें। आप नज़म के अंदर एक तरीक़ेकार या आपको पता चल रहा है, आप गज़ल के अंदर आपको पता है हर शेर का मफ़हूम होता है, तो आप इस एतबार से हर एक हेडिंग खुद बना सकते हैं और बेहतरीन आप जवाब लिख सकते हैं। और ये ऐसे जवाब होंगे सवालात के जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये तरीक़ेकार होता है किसी भी पेपर में अच्छे नंबर लेने का। इंशाअल्लाह जब वीडियो बनाऊँगा कि आप उर्दू के पेपर में कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको काम आएँगी। आप तरतीब को समझ जाएँ, आप 9, 10 फर्स्ट, सेकंड ईयर की उर्दू बल्कि आने वाली जितनी भी उर्दू आप कहीं पे पढ़ेंगे, तो आपको समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये 14 हेडिंग्स देखें आप, पुराना कोट और फटा नोट, इस पे बात करेंगे। कैसे जो है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने कहा है कि ये पुराना कोट है लेकिन फटे नोट की तरह नहीं है, फटा हुआ नोट नहीं चलता, लेकिन ये पुराना कोट है फिर भी चल रहा है। दूसरा इन्होंने कहा है सलाए आम, यहाँ पे सनत तज़मीन का इस्तेमाल है, और इकबाल की गज़ल के एक शेर से उन्होंने तज़मीन कि वो की है और एक मिसरे को अपने मिसरे में बांधा है कि ये सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। ये खुलेआम दावत है कि ये कोट ऐसा कोट है कि हर एक इसको देख कर उसके लिए दावत है कि ये इतना ही ख़ास कोट है। नंबर तीसरे गोरे की यादगार, ये तंज़ है कि हम इसको क्यों ना रखें अपने पास, हमारा गोरा हमारे आका की ये यादगार है। फिर वास्को डी गामा एक सयाह था, उसको ये पहन चुका है इसलिए इस कोट को पहनो। तुर्क और ईरानी बादशाह, ठीक है, तुर्क के अंदर तुर्की के अंदर बादशाह तो आपने सुनी है, ठीक है, अर्तुगरुल आप आजकल देख रहे हैं तो आपको पता है कैसी बादशाह थी। ईरानी बादशाहों, ठीक है, कियानी बादशाह, ठीक है, के लरासिब, के काउस और इसी तरह के खुसरो, और ये जो बड़े-बड़े बादशाह गुज़रे हैं, दारा, दारा अव्वल, दारा सानी, दारा सोम, सेवम, और ये लफ्ज़ जो है दारा सोम हम इसको पढ़ते हैं 3 के लिए, ये लफ्ज़ सेवम है, हम इसको सोम पढ़ते हैं। तो दारा सेवम तीसरा दारा, तो ये दारा जो थे वो भी ईरान की बादशाह थे। और इस तरह इसको तुर्क और ईरानी पहन चुके हैं। फिर इस तरह मार्को पोलो, ये भी एक सयाह था, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, ये भी इसको पहन चुका है। बुज़ुर्गों को साया है इसके ऊपर, और ये खुद कोट एक बुज़ुर्ग है, तो इसकी इतनी बड़ी जो खूबियाँ हैं। इसी तरह टीचर इसको पहन चुका है, इसके ऊपर जो है वो स्याही के निशानात हैं और इसकी इतनी बड़ी इज़्ज़त है इस कोट की। इसी तरह जो इसके ऊपर कीड़ों ने जो सुराख कर दिए हैं, वो सुराख नहीं है बल्कि दस्तकारी है, यानी कि इसके ऊपर कढ़ाई हुई है हाथों से। इसी तरह इसकी जो रंगत चली गई है, वो सूरज ने चुराई है इसकी रंगत। और फिर बावाए आदम है, यानी कोटों का बाप है, और इसके जो हँसते हुए काज आपको नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर बटन लगते हैं, वो इस तरह हैं जैसे कि चाइना के लोगों की आँखें होती हैं, और चाइना के लोग जो हैं वो इसको खिराज टैक्स देते हैं इस चीज़ का। हलवाई इसको पहन चुका है, और आखिर में कहते हैं कि इबरत का निशान है ये कोट। तो ये देखिए यहाँ पे 14 जो नुकात हैं, वो 14 के 14 नुकात से आपको पूरी की पूरी नज़म जो है वो समझ आ जाएगी। तो इसलिए इन जो है नुकात को आप अपनी किताब के ऊपर लाज़मी लिखें। अब हम जाते हैं और पढ़ते हैं पुराना कोट के अशार को, और इसके अंदर से मफ़हूम को सिर्फ देखेंगे, बाकी तो हमें पता चल गया कि ये नज़म किस तरह की है और इसके अंदर क्या सैयद मोहम्मद जाफ़री जो हैं वो बताना चाहते हैं। पहला शेर, खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके, ये नहीं है ऐसा नोट। तो सबसे पहला पुराना कोट और फटा नोट, ठीक है। और यहाँ पे जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं जाड़ों, सर्दियों, नीलाम की दुकान, ठीक है। नीलाम की दुकान आप लुंडा बाजार भी कह सकते हैं, या नीलाम की जहाँ पर चीज़ें जो है सस्ती मिलती हैं उसको भी आप कह सकते हैं। तो पहले जो शेर का मफ़हूम ये है कि यहाँ पर कोट ख़रीदने के बारे में बता रहे हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री कि मैंने जो है सर्दियों का मौसम आ गया था, और सर्दियों के मौसम में लाज़मी बात है इंसान को कोट, स्वेटर और जो है वो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इंसान को सर्दी के सख्त मौसम से बचाएँ। तो मैंने क्या किया, मैंने नीलाम की दुकान का रुख किया
और वहाँ पर जाकर मैंने नए के बजाय जो है वो पुराना कोट मैंने खरीदा। अब यहाँ पर देखें, आपको ज़हन में आपने रखना है कि तमाम के तमाम अशार, जितनी भी ख़ामियाँ बयान होंगी यहाँ पर, वो इस तरह की ख़ामियाँ बयान होंगी पुराने कोट की कि उसी ख़ामी को इन्होंने खूबी में बदल दी है। ये कमाल है यहाँ पर सैयद मोहम्मद जाफ़री का कि कोई चीज़ जिसके अंदर ख़ामी हो, तो वो ख़ामी कहलाती है, उसको हम खूबी नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस नज़्म के अंदर पुराना कोट के अंदर जो पुराना कोट है, उसके अंदर ख़ामी है। और उन्होंने बताया ये पुराना कोट है, इसके अंदर ये ख़ामियाँ हैं, लेकिन वो देखेंगे आप पूरी की पूरी नज़म में इन्होंने ख़ामियों को खूबी में तब्दील कर दिया है। देखें बता रहे हैं जो फट के चल ना सके, ये नहीं है ऐसा नोट कि एक नोट हो, ठीक है, वो ख्वाह कोई भी कीमत उसकी हो, 10 रुपए का नोट हो और इसी तरह 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, तो नोट अगर फट जाता है बिल्कुल और उसकी कीमत तब तक रहती है जब वो सालिम और सही होता है और वो फटा हुआ ना हो। जब नोट फट जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। तो ये कोट भी जगह-जगह से फटा हुआ है, तो नोट फट कर नहीं चल सकता, लेकिन ये कोट फट कर चल रहा है। अब देखें यहाँ पर इन्होंने एक ख़ामी है उसकी कि कोट फटा हुआ है और होना ये चाहिए कि ऐसे कोट को चलना नहीं चाहिए, कोई ख़रीदे ना इसको। लेकिन कहते हैं कि देखें ना नोट जिसकी अहमियत पैसे की इतनी ज़्यादा है, वो फट जाए तो उसकी अहमियत नहीं रहती, लेकिन ये कोट इसकी अहमियत उस नोट से भी ज़्यादा है कि जो फट चुका है लेकिन फिर भी क्या है, चल रहा है। तो ये ख़ामी को यहाँ पर इन्होंने खूबी में तब्दील की है पहले ही शेर के अंदर और कोट ख़रीदने का बताया है और बताया है कि मैंने अब सर्दियों में नीलाम की दुकान से पुराना कोट ख़रीद लिया है और अब आगे तमाम की तमाम इस जो है कोट के ऊपर बात करेंगे। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सलाए आम है याराने नुक्ता दाँ के लिए। अब देखें इस शेर के अंदर एक सनत है जो आपके मशक़ी सवाल का हिस्सा है, सनत तज़मीन। इस सनत तज़मीन के ऊपर मैंने बाकायदा ग्रामर के हिस्से में वीडियो बनाई हुई है और आप वहाँ पे जाके अच्छी तरह सनत तज़मीन को आप पढ़ सकते हैं कि सनत तज़मीन किसे कहते हैं। आम तौर पर तज़मीन मिलाने को कहते हैं और सनत तज़मीन इल्म बदी की वो सनत है जिसमें शायर किसी भी शायर के एक मिसरे को उठा के अपने एक मिसरे के साथ बांध लेता है और वो मिसरा जो शायर किसी शायर का उठाता है तो उसको वावैन यानी कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है। तो इसको कहते हैं तज़मीन, यानी उसने क्या किया है कि एक शेर में से अपना एक मिसरा और एक मिसरा किसी और का उठा लिया है। तो इसको कहते हैं कि किसी शेर को उठाकर अपने शेर के साथ बाँधना, ये ऐसी खूबी जो होती है सनद तज़मीन कहलाती है। इस शेर के अंदर भी ये खूबी है कि असल में एक शेर था गालिब का, जो पूरा शेर आपको साइड पे भी नज़र आ रहा होगा कि अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, ठीक है? ख़ास अदाओं से गालिब जो है वो नुक्ता सरा हुआ है, यानी कि उम्दा कलाम कहने वाला बना है। गालिब क्यों बना है उम्दा कलाम कहने वाला? वो कहता है यारा सलाए आम है याराने नुक्ता दाँ के लिए कि जो अहल नज़र हज़रात हैं, उनके लिए दावत आम है कि वो भी अदाए ख़ास ख़ास अदा को इख्तियार करें, यानी ऐसे लोगों के पास बैठें या ऐसे लोगों को इख्तियार करें कि जिनसे उनकी अच्छी शायरी हो या फिर ऐसे लोगों की तरफ निगाह करें जिनको देख कर उनको शायरी आती हो। तो यहाँ पर देखें अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा मिसरा गायब। दूसरा मिसरा यहाँ पे गालिब का मौजूद है, सलाए आम है याराने नुक्ता दाँ के लिए, ये मिसरा गालिब का है और इसी को इसीलिए कॉमर्स के अंदर इसको तनवीन कहते हैं। इसको कहते हैं तनवीन कि यहाँ पर आपको जो है वो कॉमर्स नज़र आ रहे होंगे और जो है आपको वावैन कहते हैं, गलत हो गया, तनवीन तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के को कहते हैं, वावैन कहते हैं इसको क्योंकि इसकी वाव की शक्ल होती है। तो यहाँ पे वाव की वावैन को इस्तेमाल करके और कॉमर्स को इस्तेमाल करके यहाँ पर उसने ये बताया है कि ये मिसरा मेरा नहीं है बल्कि गालिब का है। पहला मिसरा इनका अपना है, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, कि बता रहे हैं कि ये कोट जो है ये है ही कोट, पुराना कोट है और ये नीलाम की दुकान के लिए बना है और सलाए आम है याराने नुक्ता दाँ के लिए। अब ये दावत आम है, ठीक है? जो ख़ास लोग हैं, अहले नज़र हज़रात हैं, उनके लिए दावत आम है कि वो इससे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ जो है वो नीलाम की दुकान पर नहीं आती, वो ख़ास चीज़ें नीलाम की दुकान पर आती हैं और ख़ास चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी एक कोर्ट की अहमियत को बता रहे हैं कि ये दावत आम है, हर एक बंदा आकर, ठीक है, यहाँ पर और अहले नज़र जो हज़रात हैं
ठीक है, जो चाहते हैं हम चीज़ों से सबक सीखें, उसको आके इस कोट को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें वो आगे फिर बयान करेंगे, कैसे इस कोट से वो सीख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। तीसरा शेर बड़ा बुजुर्ग है, ये आजमूदा कार है ये, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। तो जैसे पहले शेर में फटा हुआ नोट, ठीक है, इसी तरह दूसरे शेर में सलाए आम और इस शेर में गोरे की यादगार। तो यहाँ पर देखिए तंज किया है, ठीक है, कि यहाँ पर तंज किया है कि गोरे की यादगार है, आका की निशानी है, गुलाम रहे हैं हम एक दौर में, तो उस वजह से हम आका की निशानी को आजमाएंगे और आका की निशानी को इख्तियार करेंगे तो हमें फ़ख्र महसूस होता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा बुजुर्ग है, बुजुर्ग यहाँ पे इस्तिआरा है, ठीक है, बुजुर्ग से मुराद कोई बुजुर्ग नहीं है, बल्कि बुजुर्ग से मुराद यहाँ पर कोट है कि बड़ा बुजुर्ग है, ये कोट जो है ये बड़ा क्या है बुजुर्ग है। और बुजुर्ग क्या है वो इस्तिआरा इस्तेमाल किया है कोट के लिए। ये आजमूदा कार है ये, ठीक है, काम में आजमाया हुआ है, आजमूदा कार का मतलब है काम में आजमाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें है खामी है, पुराना कोट है, ठीक है, और मरे हुए किसी शख्स की यादगार को लोग चलें रख लेते हैं लेकिन पहनते नहीं हैं, या इस्तेमाल की हुई चीज़ों को पहनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर खामी को खूबी में तब्दील कर रहे हैं, वो किस तरह के बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो पहले आजमाई जा चुकी हो उसको आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो आजमाई हुई है, वो नुकसान नहीं करेगी, वो अच्छी चीज़ होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं बड़ा बुजुर्ग है, और बुजुर्गों को जो है ना वो इज्जत करनी चाहिए। और बुजुर्ग ये है पुराना है, बुजुर्ग की तरह इसकी इज्जत करें और इसको आप पहने। आजमूदा कार है, ये पहले भी आजमाया जा चुका है, इसको दोबारा आजमाएंगे, इसलिए ये अच्छा कोट है। इसका मतलब है किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये, और ये हमारे आका की निशानी है, इसलिए इसकी कीमत जो है वो थोड़ी हो बेशक, लेकिन इसकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। पुरानी वजह का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्कोडी गामा है। तो देखें वास्कोडी गामा यहाँ पे सनत तलमी है, ठीक है, एक वाक़े की तरफ इशारा कर दी है, एक शख्स की तरफ इशारा कर दी है कि पुरानी वज़ह का बेहद अजीब जामा है तो पुराना है, वज़ह कहते हैं अंदाज़ इसका, अजीब जामा, जामा कहते हैं लिबास को, कि पुराने अंदाज़ का लिबास है। और क्योंकि मॉडर्न दौर होता है तो लोग कोशिश करते हैं हम नई चीज़ों को पहने, पुरानी चीज़ को लोग जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पुराना कोट है, पुराना तरह का है, पुराना लिबास की तरह एक पुराना लिबास है। और लेकिन इसके अंदर खूबी ये है कि इसको खुद वास्कोडी गामा पहन चुका है। अब वास्कोडी गामा कौन था उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वास्कोडी गामा कौन शख्स था। तो ये वास्कोडी गामा की मुबैना तस्वीर, ये पुर्तगाली था, ठीक है, और वास्कोडी गामा एक पुर्तगाली बहरी कज़ाक था जिसने यूरोप से जनूबी अफ्रीका के गिर्द घूमकर हिंदुस्तान तक बहरी रास्ता दरियाफ्त किया और मुहिम जोई, ठीक है, एडवेंचर और तिजारत की एक नई दुनिया खोली। ठीक है, वो 1469 में पुर्तगाल में पैदा हुआ और 1524 में कूची हिंदुस्तान में ये वफात पा गया। इस ज़माने में यूरोपीय हुक्मरान अपने मुल्क से बाहर डकैती जायज़ समझते, तो डकैत था, ठीक है, कज़ाक बहरी डाकू को कहते हैं। लेकिन यूरोपीय हुक्मरान समझते थे कि अपने मुल्क से बाहर तुम जो है ना वो जितना भी लूटो लोगों को ना, तुम लूट सकते हो। वास्को डी गामा के हिंदुस्तान तक बहरी रास्ते की इस दरियाफ्त के बाद तकरीबन 100 सालों तक पुर्तगालियों को मशरक़ के साथ मसालों की तजारत पर बरतरी हासिल हुई। तो ये तजारत भी फिर करते रहे। इसके बाद यूरोप की दीगर अक़वाम ने भी इस तजारत में पुर्तगालियों की इजारादारी को ललकारना शुरू कर दिया। तो ये एक वास्को डी गामा की मुख्तसर हालात हैं। इसका मतलब है ये पुर्तगाली बहरी कज़ाक था, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसने भी कोट पहना हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर एक इसकी खूबी बता रहे हैं कि हकीकत नहीं है, लेकिन मिज़ाहिया तौर पर बता रहे हैं कि पुरानी वज़ह का बेहद अजीब जामा है, पुराने अंदाज़ का है, पुराना लिबास है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उसको वास्को डी गामा खुद पहन चुका है। न देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। खस्ता सामानी पुरानापन, पुराना अंदाज़, जिसको हम कहते हैं कि पुरानी हियत, तो पुरानापन इसका ना देख, पुराना हो चुका है। और वो आपने देखा भी होंगे बाज़ कोट, बाज़ स्वेटर तो सबसे पहले फटे या पुराने हो तो कोहनियों से वो फट जाते हैं और पुराने हो जाते हैं। तो इस एतबार से कह रहे हैं कि कोट की कोहनियों को ना देख, कि कोहनियाँ इसकी फटी हुई हैं, पुरानी, इसको ना देख। लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। तो यहाँ पर भी देखें हर शेर के अंदर खामी को खूबी में बदल दी है। अब ये खामी है, कोहनियाँ फटी हुई हैं तो कौन पहनता है किसी कोट को। लेकिन कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, ये इसलिए फट गए हैं कि इसको तुर्क और ईरानी बादशाह जंगजू इसको पहन चुके हैं।
मैंने आपको बताया तुर्क के बादशाह, ठीक है, जैसे कि अर्तुगरुल आपने सुना भी होगा, और सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया गुजरी है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो खिलाफत में और बादशाह भी तुर्क के बहुत ज़्यादा गुजरे हैं। इस तरह ईरानी बादशाह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और उसमें जो है वो कियानी बादशाह, ठीक है, वो कियानी बादशाहत जो है वो बड़ी मशहूर है। और इसी तरह दारा बहुत मशहूर है। और आपने पढ़ा भी है, अभी पिछले सबक में हमने पढ़ा है, शिराज और किनारे आब रुकनाबाद वगैरह में, उस सबक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ईरान का सफ़र किया था, तो ईरान के वहाँ पर सारे उन्होंने बादशाहों के नाम भी गिने थे। तो कहते हैं ये इतना ख़ास कोट है कि इसको तुर्क और ईरानी बादशाह पहन चुके हैं। जगह जगह वो फिरा है मिसले मार्को पोलो। तो यहाँ पर देखिए तशबीह है, अब मिसल आ गया है, ठीक है, हरफ तशबीह। तो मार्को पोलो की तरह ये जगह जगह फिर चुका है। वो कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। जय हिंदी का लफ्ज़ है, जिंदाबाद जैसे हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो कोटों का लीडर है, ये कोटों का लीडर है, ठीक है, इसलिए जगह जगह फिर चुका है और आया है, और सारे कोट जो हैं इसको अपना लीडर मानते हैं, इसलिए इसको जय बोलो, ये इसको जिंदाबाद कहो। और ये मिसलो मार्को पोलो की तरह जो है वो जगह जगह फिर चुका है। मार्को पोलो कौन था जी? ये मार्को पोलो की मुबैना तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, तालवी में इसको मार्को मार्को पोलो ही कहते हैं। मार्को पोलो 1324 में फोत हुआ है, 1254 में इसकी पैदाइश है। वीनस इटली का एक ताजिर और मुहिम जो था, इसने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र भी किया, सयाह था, और अपने मुशाहिदात को एक किताब में इसने कलमबंद भी किया है। तो इटली का एक ताजिर और मुहिम जो एडवेंचर जिसको आप कह सकते हैं, ये शख्स था, और इसने जगह जगह पे सफ़र किया है। और 1260 में इसने चीन का भी सफ़र किया था, और जगह जगह पे ये फिरता रहा। हालांकि इसकी उम्र जो थी वो 6 साल की थी, और फिर भी ये आके चीन में इसने सबसे पहला सफ़र किया। तो ये कोर्ट जो है ये भी मार्को पोलो की तरह जगह जगह फिर चुका है, इसलिए इसकी बड़ी भी अहमियत है। बड़ा बुजुर्ग है, गो वो की कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। यहाँ पर देखिए बुजुर्गों का साया, तो यहाँ पर भी अब खामी है कि कम चीज़ जो कम कीमत की होती है, पुरानी चीज़ हो जाए उसको कौन खरीदता है, उसको फिर फेंका जाता है, उसको कम कीमत में लिया जाता है। तो कहता है कि तुम इसकी कम कीमत को ना देखो, ठीक है, ये बुजुर्ग है, इस्तिआरा इस्तेमाल किए, बुजुर्ग है ये, ठीक है। और मियाँ, तो यहाँ पर देखें ये हरफ निदा मियाँ लोगों को की तरफ खिताब किए। आगे आपको जो है अलामत निदाइया नज़र आ रही होगी, उल्टा आई। बुजुर्गों का साया, ये आप देखें मुरक्कब इजाफी है, तो बड़ा गनीमत है, कि बड़ा गनीमत है बुजुर्गों का साया, कि घर के अंदर देखें। अब इसको खूबी में कैसे तब्दील किए, घर के अंदर जब तक बुजुर्ग हों तो घर के अंदर बरकत होती है, ठीक है, बुजुर्गों को चला जाना वो बरकत कम हो जाती है। तो लोग बरकत के लिए हम भी बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि बरकत के लिए आप ये आ जाएँ हमारे घर, किसी बुजुर्ग को कहते हैं। तो कहते हैं कि ये बुजुर्ग है, इसको ना देखो ये कम कीमत है और फटा हुआ है और पुराना है, तुम इस चीज़ को देखो ये बुजुर्ग है, और बुजुर्गों का साया घर में हो ना, वो बहुत बड़ा इनाम होता है, गनीमत जानो इस चीज़ को, और इसको अपने घर लेकर जाओ। हैं इस पर धब्बे जो सुर्खी के और स्याही के निशान है किसी टीचर की बादशाही के। टीचर की बादशाही यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर भी देखिए खामी है। धब्बे सुर्खी और स्याही के किसी चीज़ पर लग जाएँ, किसी स्वेटर पर, कपड़े पर, ठीक है, किसी जगह पर, तो लोग उसको गौर से देखते हैं और कहते हैं देखें इसने जी पुरानी चीज़ पहनी हुई है। तो कहते हैं इस पर भी धब्बे लगे हुए हैं सुर्खी के, स्याही के, ठीक है, और लग रहा ऐसा है कि ये निशान है किसी टीचर की बादशाही के, कि टीचर जब भी बाज़ औक़ात हम भी अपने जेब में अगर कोई मार्कर रखें, पेन रखें, तो हमारे कपड़ों पर भी निशान लग जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हाथ पे भी लगे होते हैं, और हाथ भी सारे गंदे हुए होते हैं। तो इस एतबार से कह रहे हैं कि पता नहीं चलता कि किसी टीचर ने इसको पहना है, और इसी वजह से सुर्खी और स्याही के जो धब्बे हैं इसके कोट पर लगे हुए हैं। लेकिन टीचर की जो कदर है बहुत ज़्यादा है, तो टीचर जो है वो खुद एक उस्ताद जो है ना, वो बादशाह बनाता है, खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बना देता है अपने शागिर्द को। तो यहाँ पर टीचर की बादशाही की निशानी है, तो इसको इसलिए पहनो कि इसको किसी उस्ताद ने भी पहना हुआ है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये शेर देखें कि जगह-जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, नई तर्ज़ की ये सनत है, दस्तकारी है। सनत, ठीक है, सनत साने चीज़ बनाने वाले को कहते हैं साने, जो चीज़ बनाता है, कारीगर, और कारीगरी जो उसकी होती है वो सनत कहलाती है। दस्तकारी कहते हैं हाथ से कढ़ाई की हुई, आपने देखा होगा बाज़ार में भी दस्तकारी होती है, हाथ से जो लोग जो है वो
गोटे का, सिलमा सितारे का काम करते हैं और उसको हाथ से जो है वो कढ़ाई करते हैं। पहले वक़्त में मशीन नहीं होती थी, हाथ से ही कढ़ाई की जाती थी। तो ऊपर ज़र्बकारी का मतलब है सुराख किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ख़ामी है कि कीड़ों ने इसको जगह-जगह से जो है वो इसको छलनी किया हुआ है, इसके अंदर सुराख ही सुराख हैं और कीड़ों ने इसकी तबाही मचाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखें ख़ामी को खूबी में बदल दिया है कि छोड़ो यार ये जो ज़र्बकारी है, ये जो सुराख हैं, ये तो नई दस्तकारी है, नई सन्नत है कि इन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ बनाई है और कीड़ों ने इसके ऊपर जो खूबसूरत जो कढ़ाई की है, उसकी वजह से कोट जो है वो उसके अंदर जो है सुराख हो गए हैं। कढ़ाई के अंदर भी बाज़ औक़ात आप देखें सिलमे सितारे के अंदर भी छोटे-छोटे सुराख होते हैं, लेकिन वो डिज़ाइन होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं वो भी अगर डिज़ाइन है तो इससे बढ़कर ये एक डिज़ाइन है नया, कि ये नई तर्ज की सनत है और नई दस्तकारी है। इससे पहले ऐसी सनत और ऐसी दस्तकारी हाथ से किसी ने भी नहीं की हुई। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को। देखिए यहाँ पर भी ख़ामी कि इसका रंग भी उड़ गया है इस कोट का। इसका कोट का रंग उड़ गया है। लेकिन अब देखें जो कदरदान हैं, अब आम आदमी तो कहेगा कि ये क्या फ़ायदा जी, ये कैसा कोट है? इसका तो रंग ही उड़ गया, इसको कौन लेता है? और ऐसी चीज़ जिसका रंग उड़ जाए उसको कोई भी नहीं खरीदता, ख़ुसूसन लिबास में। और जो कदरदान हैं लेकिन जो कदर करने वाले लोग हैं, ठीक है? वो जानते हैं कीमत को, वो उनको पता है कि ये इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है, ठीक है? क्यों? वो कहते हैं कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को। अब देखें सूरज, अमूमी तौर पर जो चीज़ सूरज पे ज़्यादा रहे, ठीक है, उसकी रंगत उड़ जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर ख़ामी थी कि रंगत उड़ गई है, खूबी बना दी है कि सूरज को अब बात को समझिएगा, सूरज को इसकी रंगत, इसका रंग, ठीक है? इसका रंग इतना अच्छा लगा कि उसने इसकी रंगत को चुरा लिया है। देखें अब कि आफ़ताब जो है उसको इसकी रंगत अच्छी लगी है और रंगत को चुरा के ले कर गया। तो इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि सूरज इसकी रंगत को चुरा कर ले गया है, इस वजह से इसका रंग जो है उड़ चुका है और इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए। और कदर वाले लोग इसको जानते हैं कि एक चीज़ आफ़ताब सूरज को इतनी पसंद आई है कि उसकी रंगत को वो उड़ा कर ले गया है। ये कोट कोटों की दुनिया का बावाए आदम, बावाए आदम आप कह सकते हैं जद्दे अव्वल, ठीक है? जैसे आदम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर भी ये कोटों का बाप है, यानी कि दुनिया में सबसे पहला कोट ये बना है जी। ये एक नई कहानी इन्होंने शुरू कर दी कि ये कोट कोटों की दुनिया का बावाए आदम है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ये कोटों का बाप है, जद्दे अव्वल है। अगरचे है वो निगाह, जो निगाह से कम है। देखिए आप बात को समझिए यहाँ पर, इस मिसरे के अंदर ये कह रहे हैं, देखने में मामूली चीज़ है कि आम बंदा जब देखेगा, आम बंदा, और उसकी आम नज़र होगी, तो वो जाकर कोर्ट को देखेगा, वो कहेगा यार ये क्या कोट है? ये तो पुराना कोट है, किसी कीमत का नहीं है। जगह-जगह सुर्खी और स्याही के निशानात और ज़र्बकारी, सुराख और पुराना कोट, इसको कौन लेता है? कोनियों से ये फटा हुआ है और ये पुराने को नोट की तरह ये हर जगह पे फटा हुआ है, तो इसको कौन लेगा? कहता है कि अगर कोई बंदा इस निगाह से इस कोर्ट को देखता है तो उसकी नज़र का कसूर है, कोर्ट का कसूर नहीं है, जो निगाह से कम है। यानी जिसकी नज़र ही ऐसी है ना, जिसकी नज़र ही कम हो और जो इसकी अहमियत को नहीं जानता, वो इसकी अहमियत को नहीं जान सकेगा, वो कहेगा पुराना कोर्ट है। लेकिन जिसकी नज़र ख़ास है, ठीक है? जिसकी नज़र में इस कोर्ट की अहमियत है और उसको इसकी तारीख़ का, इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, उसको पता चलेगा कि इस कोर्ट की कितनी ज़्यादा अहमियत है। देखिए बाज़ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये पुरानी जो अजायबात, ठीक है? आप म्यूज़ियम के अंदर भी आप देखते हैं जाकर पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं, अब उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह ये बताना चाहते हैं कि कोट भी ऐसा कोट है कि जो पुराना है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन असल में सारे का सारा तंज़ किया हुआ है कि हम इसको तब पहन रहे हैं कि ये जो गोरे की यादगार है और गोरों की चीज़ों को हम इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। एक तो ये तंज़ कर दिया, दूसरा आगे जो यहाँ पे बात आएगी इस्लाह की, वो आखिरी शेर के अंदर आएगी। दहाने ज़ख्म की मानंद हँस रहे हैं काज, वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खिराज। अब ये देखें, दाहने ज़ख्म मुँह के ज़ख्म की मानिंद, मानिंद आ गया तो तशबीह है कि मुँह के ज़ख्म की मानिंद हँस रहे हैं काज। जैसे किसी शख्स के मुँह में छाले हो जाएँ, ज़ख्म हो जाए तो उसका मुँह थोड़ा-सा ऐसे हँस खुला हुआ होता है, बंद नहीं कर सकता वो अपने मुँह को। ऐसे मुँह थोड़ा-सा खुला हुआ होता है और अब मैं आपके सामने नहीं हूँ, नहीं तो करके बताता। आप खुद इसको खुद करके देखें कि दाने ज़ख्म की मानंद मुँह में छाले हों तो मुँह थोड़ा-सा खुला हुआ होता है और दाँत नज़र आ रहे होते हैं फिर बंदे के।
तो कह रहे हैं इसके जो काज हैं जिसके अंदर बटन लगाए जाते हैं, वो काज जो हैं वो दाने ज़ख्म की मानंद, मुँह के ज़ख्म की मानंद हँस रहे हैं। कि आप देखें कि बाज़ ऐसे पुराने कपड़े होते हैं, कोट होते हैं जिनके काज खुल जाते हैं बहुत ज़्यादा। बार-बार आप बटन जो है वो उसके अंदर काज के अंदर डालते हैं और बंद करते हैं तो आपने देखा होगा कि काज इस तरह खुले-खुले काज हो जाते हैं। या पुराने जो है लिबास के भी इसी तरह हो जाते हैं। तो वो आप देखिएगा कि उसकी शेप को देखिएगा, ठीक है? उसकी शेप क्या होती है? वो ऐसा लग रहा होता है कि वो काँच जो होते हैं वो ऐसे खुले हुए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे मुँह ऐसे खुला हुआ हो और दाँत सामने नज़र आ रहे हैं और वो काज हँस रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर भी दाने ज़ख्म की मानंद हँस रहे हैं काज, कि हँसते हुए काज हैं। लेकिन यहाँ पर अब ख़ामी है, काज खुले हुए हैं, ऐसे काज खुले हुए अच्छे नहीं लगते। इसको खूबी में तब्दील किए कैसे? वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खिराज। अंखड़ियों आँखों को कहते हैं, चाइना, चाइना वालों की आँखें खिराज टैक्स को भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इस बात को समझने से पहले आप ज़रा ये तस्वीरें देखें जी। ये चाइना का एक लड़का, ठीक है? मेल आप जिसको कह सकते हैं, उसकी आँखें देखें, ठीक है? और ये एक आप लड़की देख लें जी, ठीक है? अब ये आँखें बताना मकसूद है कि आँखें आप इसकी देख लें। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए इनकी आँखें भी छोटी होती हैं, लेकिन खूबसूरत आँखें होती हैं यहाँ पर कह रहे हैं। तो वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खिराज कि काज इसके चाइना की आँखों की वालों की तरह हैं, कि इस तरह छोटे-छोटे काज इस तरह के बन गए हैं, ठीक है? और ये चाइना वाले जो हैं वो टैक्स देते हैं इसको, ठीक है? मतलब इसको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, टैक्स देते हैं और कहते हैं कि यार हमारी आँखें तो तेरी तर्ज की बनी हुई हैं और इतने अहम इसके काज हैं। तो यहाँ पे चाइना वालों की आँखों को कहा है कि वो तो इस काज की तरह हैं, लेकिन वो काज जो हैं, वो उसकी शक्ल जो है वो चाइना वालों की आँखों ने अपना लिया और उसको टैक्स देते हैं उस चीज़ का। तो यहाँ पर इसकी ख़ामी को कैसे खूबी में तब्दील की है। जगह-जगह जो ये धब्बे हैं, धब्बे आपको पता है और चिकनाई, धब्बे और चिकनाई जब किसी आप कपड़े पर कोई जो है वो आप शीरा गिर जाए, ठीक है, मिठाई गिर जाए तो आपने देखें धब्बा पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। चिकनाई आपको होता है मीठापन, मीठा जो होता है उसकी वजह से चिकनाई आ जाती है किसी चीज़ के ऊपर। तो पहन चुका है कभी इसको हलवाई, अब आप बात को समझ रहे होंगे कि धब्बे और चिकनाई तो ख़ामी है कि ऐसी चीज़ कौन पहनता है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा हलवाई जो है वो भी पहन चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर हलवाई की ख़ुसूसियत इसके अंदर दाख़िल करके और बताया है, इसकी अहमियत ये भी है कि इसके धब्बे और चिकनाई जो हैं, इसको बहुत बड़ा एक हलवाई भी पहन चुका है। आखिरी शेर ज़रा देखें कि गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है कोट, कि जितनी भी हमारे अरसा गुज़रा है, उस तारीख़ का वर्क, वर्क सफ़े को कहते हैं ये कोट, यानी कि ये इसके अंदर पूरी की पूरी तारीख़ लिखी हुई है। आप इसको तारीख़ की किताब कह सकते हैं। तो जब तारीख़ की किस लिए होती है? इबरत हासिल करने के लिए होती है। तो खरीदो इसको कि इबरत का एक सबक है कोट, ठीक है? कि वक़्त के बेरहम हाथों ने इस कीमती कोट का ये हाल कर दिया है। तो देखें अब इबरत कह रहे हैं कि आप इसको तब खरीदो कि इसके अंदर इबरत है कि इसको इंसान देखकर इबरत भी हासिल कर सकता है कि एक इबरत तो ये है कि इंसान भी जैसे बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर दुनिया से चला जाता है, तो वक़्त के साथ-साथ वो बदल जाता है। इसी तरह ये कोट भी पहले ठीक होता होगा, नया होगा, इसको कंपनी वालों ने निकाला होगा, ये किसी ने बनाया होगा, फिर पहना होगा, पहले दिन किसी ने पहना होगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी हालत देखो ये हो गई है। तो एक तो इबरत का निशान भी है ये, कि इंसान को इस चीज़ से इबरत हासिल करनी चाहिए, उसने दुनिया में हमेशा नहीं रहना, वक़्त गुज़र जाएगा और वो भी आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया से फिर चला जाएगा या पुराना हो जाएगा या बूढ़ा हो जाएगा। तो एक तो ये इबरत का निशान है। दूसरा ये कि इबरत का निशान ये इसलिए भी है कि आप इसको देखकर अपने आबाओ-अजदाद की ज़िंदगी को याद करो कि तुम पहले क्या थे? ए मुसलमान तुम पहले क्या थे? और तुम अब क्या हो चुके हो? एक पहले वाले दौर को याद करो, फिर तुम गुलाम, फिर तुम उसके बाद जो है आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी तुम्हें जो है वो जिस्मानी तौर पर मिल गई, तुम्हारे गुलाम जो हैं अभी तक तुम्हारी ज़हनियत गुलाम वालों की तरह है। तो ये इबरत यहाँ पर बता रहे हैं कि गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है कोट, कि ये तो तारीख़ का वर्क है, एक तारीख़ की किताब है, एक तारीख़ का सफ़ा है ये कोट और इसके अंदर सारी की सारी कहानी लिखी हुई है। खरीदो इसको, कि इबरत का एक सबक है कोट, इसको इसलिए खरीदो कि इसके अंदर इबरत है और इसके अंदर इस्लाह तुम हासिल कर सकते हो कि इस कोट से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये हैं 14 के 14 शेर और आसान तरीका मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप इन
14 के 14 जो आपके सामने ये नुकात हैं इनको ऊपर लिखें। अब आप इसको देखें तो आपको पूरे के पूरे जो है सबक की, इस नज़म की सारी समझ आ जाएगी कि क्या पुराना कोट और फटा नोट है, क्या सलाए आम है, क्या गोरे की यादगार है। वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लिया, तुर्क और ईरानी, मार्को पोलो, बुजुर्गों का कैसा साया है, टीचर की बादशाही, दस्तकारी, रंग चुराई आफ्ताब ने, बवाए आदम, हंसते हुए काज, हलवाई और इबरत। तो ये 14 शेर आपको उंगलियों पर अगर ये चीज़ें याद हैं तो आपके लिए इस नज़म को समझना, इसकी तशरीह करना, इसके सवालात को करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो उस निकाली से निकलिए, ठीक है, और निकाली से निकल कर, नोट्सों से निकल कर इन चीज़ों को आप ढूंढने की कोशिश करें अपने इस इसबाक के अंदर, ताकि आप खुद अपने नोट्स लिखें। बेहतरीन एक स्टूडेंट है, वो मुझे नोट्स जो है पिंडी का है, वो खुद पढ़ता है मेरे सबक को, और वो माशाल्लाह वो तस्वीरें भेज रहा है, वो कहता है सर मैं आपके सबक को पढ़ के मैं खुद नोट्स लिख रहा हूँ। तो अब देखें, वो मैं उसको नहीं जानता ना मैंने उसको देखा है, तो वो खुद व्हाट्सएप पे वो मुझे तस्वीरें सेंड कर रहा है कि सर मैं अपने नोट्स खुद बना रहा हूँ, आपकी बात जो है वो मैंने सुनी, और वाकई कि हम आसानी से हम इस सबक को इस तरह तरीके से पढ़ के हम खुद नोट्स क्यों ना बनाएं, हम क्यों किसी के नोट्स के ऊपर भरोसा करें और नकाली इख्तियार करें और कॉपी टू कॉपी करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब खुद लिखेंगे वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रहेंगी और इम्तिहान में भी हम बेहतरीन जो है नंबर ले सकते हैं। शायर ने पुराने कोड की खामियों को कैसे खूबियां बनाकर पेश किया। हेडिंग दे सकते हैं उन 14 हेडिंग्स में से 4 हेडिंग्स आप कोई भी दे दें, उसके साथ भी लिख सकते हैं। अगर पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि पुराने कोड की खामियों को खूबियां बनाकर इस तरह पेश किया कि अगरचे ये पुराना और फटा है लेकिन इसको उस नोट से अच्छा है जो फट जाए और चल ना सके, ये फटा हुआ नोट, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। अगरचे कोनियों से बहुत खस्ता सा है लेकिन उसे तुर्क और ईरानी पहन चुके हैं, यहाँ पर तुर्क और ईरानी की हेडिंग दे दें। ये एक तारीख साज पहनावा है, अगरचे इसे कीड़ों की जगह जगह से खाया हुआ है लेकिन कीड़ों ने काटे जाने की वजह से इसे जो है वो बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन बन गया है। तो ये कि दस्तकारी वाली आप हेडिंग यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, सनत की है और दस्तकारी है। इसके जख्मों के मुंह की तरह के काज, किसी चीनी की छोटी छोटी जो है वो खूबसूरत आंखें मालूम हो, हंसते हुए काज यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। और गर्ज ये कि अहद रफ्ता की नायाब यादगार है, इबरत यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। तो देखें हेडिंग्स भी यहाँ हर सवाल के अंदर निकल सकती हैं, लेकिन असल ये कि हेडिंग बनानी आनी चाहिए, उसको कैसे बनाएं और कैसे उसको अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करके लिखें, ये असल चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सबक में आपको सारी चीज़ इंशाल्लाह आसानी से पुराने कोड के बारे में समझ आ गई होगी। आखिर में हम चंद अशार पढ़ते हैं क्योंकि ये तंज़िया नज़म है, इससे जो मुतल्लिक अशार हैं वो ग़ुलामाना ज़हनियत और आज़ादी के ऊपर मैंने लिखे हैं और ढूंढे हैं वो। तो इसको आप देख लें। मजनू गोरखपुरी कहते हैं आज़ादी की धूमें हैं शोहरे हैं तरक्की के शोरे, ठीक है, लफ्ज़ शहर नहीं है, ये शोहरा है। आज़ादी की धूमें हैं, शोहरे हैं, शोहरत हैं तरक्की की, हर जगह पे शोहरत है और आज़ादी की धूम मची हुई है। हर गाम है पसपाई, हर वज़ा गुलामाना, लेकिन हर तरीका, ठीक है, और हर चाल चलन आपका, हर रास्ता, ठीक है, हर कदम आप कह सकते हैं, वो हर कदम आपका क्या है, वो पसपाई का है और आपकी हर वज़ा, आपका तरीका जो है वो गुलामों की तरह है। तो आज़ादी तो मिल गई है लेकिन हम गुलाम अभी तक हैं। इकबाल ने बहुत इस पर लिखा है। नुक्ता तौहीद, इलामा इकबाल, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि इस्लाम और मुसलमान ज़रब कलीम उनकी किताब में शामिल है कि उन्होंने इसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि कैसे ग़ुलामी के ऊपर बात की है कि बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, वो रमज़ शौक के पोशीदा ला इलाह में है, तरीके शेख फ़कीहाना हो तो क्या कहिए, सुरूर जो हक व बातिल की कारज़ार में है, तो हर्ब व ज़र्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए, जहाँ में बंदा खुर के मुशाहिदात हैं क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। ये बात है जी, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रविश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए। इकबाल की शायरी भी बहुत ही खूब शायरी उन्होंने लिखी है। अब ग़ुलामों की भी ग़ुलाम हुए, साहिब इक़्तिदार थे हम तो। देखें ये शेर भी आ सकता है। कहीं कहीं तो ग़ुलामों से भी रहे बदतर, वो जिनके पाँव की ठोकर में तख्त रहते हैं। अब क्या कहें, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर तो हम ये कहते हैं कि अब तो ग़ुलामों से भी बदतर बुरी हालत हो गई है। एक वक्त था जिनकी ठोकर में तख्त रहते थे। तबकों से निकल कर हम फ़िरकों में ना बँट जाएँ, बन कर ना बिगड़ जाएँ तकदीर ग़ुलामों की। तो आखिर में वही तस्वीर पुराने कोर्ट की आपको नज़र आ रही होगी।
ये एक मुबैना यही कोट नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कोई तस्वीर मिले, तो ये तस्वीर मुझे मिली है। तो ऐसा कोट हो सकता है कि वो पुराना कोट है, लेकिन ये इसलिए ख़ास है कि ये ग़ुलाम हम ज़हनियत वाले हैं और ये हमारे किसी गोरे ने पहना हुआ है और हमने इसको इसलिए अपना लिया है कि ये हमारे गोरे की यादगार है। और इसको देख कर हम इबरत भी हासिल कर सकते हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं, वो आइंदा आने वाले दौर में अपने आबाओ अजदाद की तारीख़ को याद करते हुए वो इस्लाह हासिल करें और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेहनत करते रहना है और मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रहें। वस्सलाम।